तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो है लीनियर अलजेब्रा में जो है आपका टॉपिक स्टार्ट किया था वेक्टर स्पेसेस। ठीक है ना। तो हमने डेफिनेशन देखा था कि अ, अगर V कोई नॉन एम्प्टी सेट है और F कोई फील्ड है, then V is said to be a vector space over the field F if I can find, है ना, क्या एक ऑपरेशन V क्रॉस V से लेकर के V तक और एक ऑपरेशन F क्रॉस V से लेकर के V तक सच दैट पहला जो V है वो पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम वेक्टर एडिशन बोलेंगे, वो एक अबिलियन ग्रुप बन जाए। मतलब इसमें वो चार प्रॉपर्टीज होगी आपकी V1, V2, V3 और V4, है ना। V1 आपका ये था कम्यूटेटिविटी, V2 आपका था एसोसिएटिव, V3 था आपका आइडेंटिटी, इसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट जो आइडेंटिटी आएगी, और V4 था आपका हर एक का इनवर्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन दिस एडिशन। और सेकेंड था कि जो आपका सेकेंड था वो ये था कि भाई वो चार प्रॉपर्टीज है ना, S1, S2, S3, है ना, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। दूसरा था कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जो है वो आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स हो जाए। तीसरा था कि आपका अल्फा बीटा इंटू एक्स जो है वो अल्फा इंटू बीटा एक्स हो जाए। और चौथा प्रॉपर्टी था कि अल्फा वन इंटू एक्स जो है वो एक्स हो जाए। ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी वहाँ पे जब हमको दिखाना था कि जो है वी जो है वेक्टर स्पेस है। फिर हमने 5 एग्जाम्पल देखे थे वेक्टर स्पेसेस के, है ना। 5 एग्जाम्पल देखे थे वेक्टर स्पेसेस के हमने। अब जो है आज की क्लास में हम सब स्पेसेस पढ़ने वाले हैं। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पांचों को वेक्टर स्पेस वेरीफाई कर लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सब स्पेसेस। So what are subspaces? Let V over F be any vector space, right? Let this be any vector space and W be a non-empty subset of V. Then W is said to be a subspace of V if W itself is a vector space with respect to the operations that made V as a vector space over F. The operation that made V as a vector space over F. इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। तो उसको हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। So that is, if V over F is a vector space and W is a non-empty subset of V, then W is a vector space, sorry, subspace. W is said to be a subspace
v if पहला जो आपका ऑपरेशन था एडिशन वाला ना, वो अब W क्रॉस W से W हो जाए और W जो है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कबलिंग ग्रुप हो जाए। ठीक है ना, मतलब जो ऑपरेशन आपका प्लस था V क्रॉस V से, वो W क्रॉस W से W तक हो जाए, मतलब वो प्लस W के बाने जो ऑपरेशन हो जाए, सिंपल पहला। और दूसरा जब आपकी वो प्रॉपर्टीज थी S1 S2 S3 S4 है ना, 4 प्रॉपर्टीज थी ना, वो भी सेटिस्फाई। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई S1 S2 S3 S4। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल U V बिलोंग्स टू W, पहला मतलब S1 अल्फा इंटू U प्लस V इज इक्वल टू अल्फा U प्लस अल्फा V। दूसरा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू U इज इक्वल टू अल्फा U प्लस बीटा U। और ठीक है ना, तीसरा अल्फा बीटा U इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा U। एंड लास्ट यू नो 1 डॉट U इज इक्वल टू U। एक चीज और, ये सब वेरीफाई तो हो ही जाएंगे क्योंकि जो भी W में है वो V में है, जो W में है तो V में ही ना, तो ये ऑब्वियसली दे सब ये दीज आर ऑल ट्रू बिकॉज ये सब V के एलिमेंट के लिए और F के एलिमेंट के लिए ट्रू हैं। तो फिर W के एलिमेंट क्योंकि V में ही, और ऑपरेशन ये प्लस और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही है जो ऑलरेडी V और F के बीच में था, तो ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई होंगी। लेकिन बस इतनी शर्त है कि जो आपका ऑपरेशन ये था ना, क्या नाम है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पहले वो था F क्रॉस V से V तक। अब आप ये प्रॉपर्टी लिखने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी और लिखनी पड़ेगी, है ना, जैसे यहाँ पे आपने लिखा वैसे यहाँ एक प्रॉपर्टी और वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि जो आपका डॉट है अब वो F क्रॉस W से W तक फंक्शन होना चाहिए। जो अभी आपका जो है F क्रॉस V से V तक था, वो F क्रॉस W से W तक होना चाहिए। तो मतलब आप कह दो कि आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि मतलब इसको S2 कहना पड़ेगा, इसको S3 कहना पड़ेगा, इसको S4 कहना पड़ेगा, इसको S5 कहना पड़ेगा। ठीक है ना, और S1 क्या होगा, S1 होगा कि अल्फा V बिलोंग्स टू W। कोई भी U V W में लो, कोई भी अल्फा बीटा F में लो, अल्फा U W में आना चाहिए। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है ना, तो अब S1 S2 S3 S4 5। now there are 5 properties whenever I have to prove that some W is a subspace, है ना। 5 प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है ना, बाकी ये अपनी 4 प्रॉपर्टीज एडिशन की भी है, बिलियन ग्रुप है तो 4 वहां पे भी है ना। ये तो 5 ही समझ लो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिख दी है। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी आप जो है और U और V अगर W में लोगे, ठीक है ना, U और V अगर आप W में लोगे तो आपका U प्लस V वापस W में आएगा। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी हमने एक्स्ट्रा लिख दी। तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ और 5 प्रॉपर्टी यहाँ, टोटल 10 प्रॉपर्टीज लगेंगी ये प्रूव करने के लिए कि कोई W सब स्पेस है। परंतु जैसे आपने सब ग्रुप वाले चैप्टर में देखा था कि भाई सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमेशा उसको पूरा ग्रुप ही नहीं दिखाना पड़ता, कभी कभी कम से भी काम चल जाता है। तो वो कम क्या है वो भी हम देख सकते हैं। तो देयर आर टेस्ट जो आपको बताएंगे कि ये सब स्पेस है कि नहीं। तो सब स्पेस टेस्ट बहुत सारे हैं, मैं उनमें से कुछ मेंशन करूंगा कि लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस, and let W be a non-empty subset of V, then W is a subspace of V if and only if what? If and only if पहला for all the first thing is 0 belongs to W मतलब 0 वेक्टर। दूसरा for all alpha belongs to F and V belongs to W, we must have alpha V as an element of W।
और तीसरा थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी u and v belongs to w we must have u plus v also an element of w। तो एक तो ये टेस्ट है, आज साधारण सा है, 3 स्टेप में प्रूफ होगा। पहले जीरो वेक्टर देख लो, उसके बाद एक स्केलर कोई भी आर्बिट्रेरी उठाओ, एक v का कोई w का कोई भी वेक्टर v उठाओ और दोनों को स्केलर मल्टीप्लाई करके देखो वापस w में आ रहा है कि नहीं। और तीसरा जो है कोई भी u v w में ले लो, अगर u प्लस v भी w में आ जाए, मतलब ये तीनों चीजें अगर वेरीफाई कर पाओ आप किसी w के लिए, तो मैं कहूंगा कि w जो है v का सब स्पेस है। ठीक है ना। इनमें से कुछ भी अगर आप नहीं वेरीफाई कर पा रहे हो तो फिर डायरेक्टली आप कह दोगे कोई भी एक अगर टूट रहा है, प्रॉपर्टी नहीं वेरीफाई हो रहा है, तो देन w इज नॉट अ सब स्पेस। ठीक है ना। और भी सब स्पेस टेस्ट है, मतलब दिस वाज सब स्पेस टेस्ट 1, लेट मी से। एक और आपको लिखा देता हूं, subspace test 2। Now what is subspace test 2? So again let V over F be any vector space and let W be a non-empty subset of V। And then W is a subspace of V if and only if what? For all alpha beta belongs to F and for all uv belongs to W implies that alpha u plus beta v belongs to W। सिंपल, एक लाइन में प्रूफ। कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट f में लो, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट w में लो, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा प्लस बीटा v ये वापस w में आ गया, देन w इज अ सबस्पेस। ठीक है ना। अब एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे कि पहले हम मतलब ऑर्डर में चलेंगे कि पहले हमने कौन सा वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, उसके सब स्पेस फिर दूसरे के एंड सो। ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन विद एग्जांपल्स। तो मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर Rn एज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है ना। तो इनके पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ, क्योंकि पहले मैंने Fn की बात की थी। ठीक है ना, Fn ओवर F। तो मैं इन जनरल F नहीं ले रहा, बट मैं Rn ओवर R, Cn ओवर C, Q1 ओवर Q लेके एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मैं सेट डिफाइन करूँ कि आप W1 लो, उन सारे A1 A2 An का कलेक्शन जो सेटिस्फाई करें A1 इज इक्वल टू 2A2, है ना, Rn के वेक्टर्स का कलेक्शन। दूसरा आप W2 डिफाइन करो, उन सारे A1 A2 An का कलेक्शन जो सेटिस्फाई करें A1 बाई A2 इक्वल टू 2। तीसरा आप उन सारे वेक्टर स्पेसेस का कलेक्शन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उन सारे एन टपल्स का कलेक्शन लो जिसके लिए आपका से α1 A1 प्लस α2 A2 प्लस ऑन अल्फा n An इक्वल टू 0 हो जाए फॉर फिक्स्ड α1 α2 अल्फा n बिलोंग्स टू R। ये α1 α2 अल्फा n फिक्स है R में कोई। ठीक है ना। और ये जो है आपको 0 दे रहा है। आप डिफाइन कीजिए A1 A2 An such that let me say A1 square plus A2 square plus on plus An square is equal to 0। ठीक है। फिर आप डिफाइन कीजिए, मान लीजिए अभी इनमें से कौन से सबस्पेस है अभी हम देखते हैं। अभी फिलहाल मैं सेट डिफाइन करे जा रहा हूं बस। मान लो W5 में डिफाइन कर देता हूं उन A1 A2 Ans का कलेक्शन जिनके लिए A1 इंटू A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो इनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे डिफाइन करते हैं कि इनमें से कौन से सब स्पेसेस बनेंगे। देखते हैं, पहला है कि W1 जो है उन सारे A1 A2 N का कलेक्शन है जिसके लिए A1 बराबर 2 A2 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर A1 बराबर 2 A2 हो रहा है तो आप देखिए जीरो इसमें आ जाएगा पहली बात तो, क्योंकि जीरो में पहला कंपोनेंट जो A1 है, बेसिकली आप समझो कि W1 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। W1 में वो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके लिए पहला कंपोनेंट है ना, वो A1 A2 AN आ रहे हैं जिनके लिए पहला कंपोनेंट A1 जो है वो ट्वाइस ऑफ A2 हो। तो ऑब्वियसली क्योंकि 0 0 0 जो है आपका जीरो वेक्टर, उसका पहला कंपोनेंट भी जीरो है, दूसरा कंपोनेंट भी जीरो है, तो पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का ट्वाइस है, इसलिए जीरो वेक्टर इसमें आ गया। दूसरा, अगर आप कोई भी दो वेक्टर इसमें उठाएंगे A1 A2 AN, ठीक है ना, और B1 B2 BN मान लो, तो जब आप A1 A2 AN को जोड़ेंगे B1 B2 BN में, तो क्या आएगा आपका A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन AN प्लस BN लास्ट में। अब आपको ऑलरेडी पता है कि A1 जो है वो 2B1 है, A1 जो है 2A2 है, B1 जो है 2B2 है, तो A1 प्लस B1 ऑब्वियसली 2 प्लस B2 हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, सम वाला। फिर किसी अल्फा से अगर आप पूरे A1 A2 AN को मल्टीप्लाई भी करोगे तो अल्फा A1 अल्फा A2 एंड अल्फा N आएगा। अब आपको पता है कि A1 जो है वो 2A2 है, तो अल्फा A1 जो है वो 2 अल्फा A2 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सब स्पेस बन जाएगा। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि वही वेक्टर आएंगे जिनके पहला और दूसरा कंपोनेंट का जो रेशियो है वो 2 आए। अब जीरो का रेशियो डिफाइंड नहीं है, तो इसमें जीरो वेक्टर नहीं आएगा। आप इसी प्रकार से वेरीफाई कर पाएंगे कि ये भी सब स्पेस बन जाएगा। ये तो है ही सब स्पेस, क्योंकि इसमें आएगा ही केवल जीरो वेक्टर, क्योंकि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर जो है वो जीरो होना है, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर यानी इसका जीरो होना है। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम अगर जीरो आ रहा है तो सारे जीरो होने चाहिए। तो ये है सब स्पेस। एंड सिमिलरली जो आपका W7 है जिसमें A1 A2 AN आप ले रहे हैं, जिसके लिए A1 A2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, सॉरी, ये सब स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी अ सब स्पेस। व्हाई इट इज नॉट अ सब स्पेस? देखो आप कह रहे हो कि A1 A2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो जीरो वेक्टर तो चलो इसमें आ गया। अब अगर मैं इसमें दो वेक्टर लूं, ठीक है ना, और उनका सम देखूं क्या इसमें आएगा हमेशा, तो अगर मान लो एक वेक्टर में लेता हूँ 1, 0, दूसरा वेक्टर में लेता हूँ 0, -1, सपोज करो मैं R2 में ले लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ ऐसे लगा दो, इट डजंट मैटर, कैसे लगा दो, आप ऐसे लगा दो, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मैं यहाँ 0 0 0 0 0 कर दूँ, बाकी आगे भी 0 0 0 0 0 कर दूँ, तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आएगा इन दोनों को जोड़ने पे? इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 1 -1, बाकी सारे 0 0 0। अब 1 और -1 जो आया पहले और दूसरे कंपोनेंट, इसमें आने के लिए उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? उनका प्रोडक्ट आना चाहिए नॉन नेगेटिव, बट 1 × -1 तो नेगेटिव आ रहा है। तो दो वेक्टर हमने इसमें लिए U और V, और हमने देखा कि उनका जो सम है वो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ सब स्पेस। W6 भी सब स्पेस होगा, वही रीजन है कि आप अगर मॉड AI का स्क्वायर जीरो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे AIs को जीरो ही होना पड़ेगा, मतलब इसमें आएगा ही केवल जीरो वेक्टर। दिस इज सिंगलटन जीरो वेक्टर कलेक्शन कंटेन्स ओनली जीरो वेक्टर। ऐसे ये W4 में भी केवल जीरो वेक्टर आएगा, है ना। तो ट्रिवियल सब स्पेसेस हो गई। ये क्या कह रहे हैं कि वो AI जीरो होंगे जब IN को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपने जीरो वेक्टर देखना है तो जीरो वेक्टर में तो जितने भी क्या नाम है आपके कंपोनेंट्स हैं सारे जीरो हैं। ये नहीं कह रहा कि जब IN को डिवाइड नहीं करेगा तो मतलब जीरो नहीं होगा, नहीं, ये नहीं कह रहा है। बस ये कह रहा है कि AIs वो सारे जीरो हैं जिनके सफिक्स जो है वो I को N को डिवाइड कर रहे हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूंगा कि मान लो मैंने जो है N की वैल्यू सपोज करो 6 ले ली, और मान लो मुझे W7 डिफाइन करना है। अब W7 में मुझे, चलो ठीक है, ये आएगा A1 A2 A6 तक आएगा, जिसके लिए अब आपको उस AI को जीरो रखना है जिनके लिए I जो है वो डिवाइड कर रहा हो 6 को। अब 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? एक तो 1 करता है तो A1 जीरो हो गया, फिर 2 करता है तो A2 जीरो हो गया, फिर 3 करता है तो A3 भी जीरो हो गया, फिर 4 नहीं करता तो A4 नहीं जीरो है, A4 कुछ भी हो सकता है। 5 नहीं डिवाइड करता तो वो भी जीरो नहीं है, मतलब A5 है, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, इसका मतलब नहीं कि A5 जीरो हो ही नहीं सकता। ये सिंपल से कह रहे हैं भैया वो AI जीरो हैं जिनका सफिक्स 6 को डिवाइड कर रहा है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। A6 भी जीरो होगा क्योंकि 6 6 को डिवाइड करता है, तो बेसिकली A4 A5 बिलोंग्स टू R। तो ये आपका W7 बन गया, और आप देख पाओगे ये सब स्पेस है, क्योंकि इनमें इस प्रकार के किसी भी एलिमेंट को उसी में जोड़ोगे तो ऐसा ही एक एलिमेंट मिलेगा।
यहाँ मान लो B4 B5 हो जाएगा, ये तो वैसे ही जीरो रहने हैं सारे। जब ऐसे दो एलिमेंट को जोड़ोगे तो वापस यहाँ A4 प्लस B4 और A5 प्लस B5 बन के वापस ऐसा ही एक एलिमेंट आएगा। दूसरा, अगर इस ऐसे एलिमेंट को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई भी करोगे तो इनको अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है आपको, इनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो को जीरो मिलने वाला है। तो यहाँ अल्फा A4 अल्फा A5 और ये फिर से जीरो, तो वापस ऐसा ही एक एलिमेंट आ रहा है, तो W7 एक सबस्पेस होगा। इसी प्रकार से अगर आप W8 निकालना चाहें तो इसमें वो है AI0 जिनका जीसीडी इनके साथ 1 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर 6 ही लेता है ना, अगर मैं 6 ही लेता और अगर मैं W8 निकालता n=6 के लिए, तो इसमें वो आते हैं जिनका 6 का जीसीडी 1 है। तो एक तो 1 का जीसीडी हमेशा 1 होता है किसी भी नंबर के साथ, 2 का 6 का जीसीडी 1 नहीं है तो A2 जीरो नहीं होगा, 3 का जीसीडी 6 के साथ 1 नहीं है तो A3 भी जीरो नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो जीरो ही होगा। 4 का जीसीडी 2 है तो वो भी नहीं, 5 का 1 है तो A5 जीरो होगा, 6 का 6 है तो वो भी जीरो नहीं हो सकता। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब मैं ये श्योर नहीं कह सकता, बट हाँ इनके बारे में श्योर कह सकता हूँ A1 और A5 के बारे में कि वो डेफिनेटली जीरो होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे A2 A3 A4 और A6 ये आपके आर के एलिमेंट होंगे। आप फिर से वही ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसे किसी दो एलिमेंट को जोड़ोगे, जब आप ऐसे समझ लिया करो, इतना ज्यादा सारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे किन्हीं भी दो एलिमेंट को जोड़ो, B2 B3 B4 मान लो 0 B6, जब जोड़ोगे ऐसे दो एलिमेंट को तो वापस आपको यही मिलने वाला है ना। बस ये आपका A2 B2 से जुड़ जाएगा, A3 B3 से, A4 B4 से, ये वापस जुड़ के जीरो रहेगा, और ये आपका A6 B6 हो जाएगा, और ये भी वापस जुड़ के जीरो रहेगा। तो वैसा ही एक एलिमेंट वापस आएगा जैसा W8 में आपने लिए थे। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी करोगे अगर अल्फा को, मतलब अल्फा टाइम्स ये एलिमेंट भी करोगे, तो ये जीरो ही रहेगा। यहाँ कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ भी आ जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, है ना। तो ये वापस ऐसे ही एक वेक्टर आ जाएगा, W8 का वेक्टर आ जाएगा। बस सिंपल ये है कि अगर ये कंपोनेंट जीरो है, बाकी ये कुछ भी हो, वो W8 का एलिमेंट है, तो W8 भी आपका सब स्पेस बन जाएगा, आप वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये W8 भी सब स्पेस होगा, ठीक है, W7 भी सब स्पेस होगा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए सब स्पेसेस ऑफ Rn के। जो नेक्स्ट हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया था, आई थिंक हमने डिफाइन किया था स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, consider the vector space, let me consider Rm cross n over R, ठीक, Rm cross n। अब इसमें मैं पहला डिफाइन कर सकता हूँ, मान लो मैंने W1 डिफाइन किया, वो सारी मैट्रिसेस ले लो AIJs, है ना। कहाँ के एलिमेंट, मान लो इसका नाम मैंने भी रख दिया है, बार बार कौन लिखेगा, है ना। मान लो V से मैंने वो मैट्रिसेस ले ली हैं जिनके लिए समेशन ऑफ मॉड ऑफ AIJs का जो स्क्वायर है I और J के ऊपर जो सम आप करोगे, वो मान लो मैं चाहता हूँ जीरो है। दूसरा, मान लो मैंने W2 डिफाइन कर दिया, उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन AIJ बिलोंग्स टू B जिनके लिए सम ऑफ ईच रो ऑफ A इज जीरो, हर रो का सम जीरो है। ठीक है ना, मान लो मैंने तीसरा W3 डिफाइन कर दिया, उन सारे A बिलोंग्स टू AIJs बिलोंग्स टू B का कलेक्शन जिनके लिए सम ऑफ ईच रो इज जीरो। अच्छा, रो हो चुका है, कॉलम बना दो, सम ऑफ ईच कॉलम इज जीरो। राइट, थर्ड W4 डिफाइन कर दो, वो सारे मैट्रिसेस AIJs बिलोंग्स टू B जिनके लिए सम ऑफ ईच रो इज वन। ठीक है, नेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हो W5, उन सारे A बिलोंग्स टू V ही लिखो, AIJ बार बार कौन लिखेगा, है ना, यहाँ बराबर होना चाहिए कुल, या तो A बिलोंग्स टू B लिख दो या A बराबर AIJ बिलोंग्स टू B लिख दो। A बिलोंग्स टू AIJ का कोई मतलब नहीं बनता। So that sum of each column is one.
राइट। मान लीजिए मैंने लेट m इक्वल टू n मैंने मान लिया, मतलब अब स्क्वायर मैट्रिसेस ले रहे हैं और मैं W6 डिफाइन कर रहा हूँ उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका ट्रांसपोज उनके बराबर आ जाए। W7 डिफाइन कर रहा हूँ, चलो ठीक है, इसमें भी m इक्वल टू, मैं आगे नीचे जितने भी डिफाइन कर रहा हूँ इन सब में, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीचे जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अब सब में मैं m इक्वल टू n मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नंबरिंग शायद गड़बड़ हो गई है, 3 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। फिर ये आपका छठा हो गया और ये आपका सातवां हो गया। सातवां क्या है, उन सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन वी के जिनके लिए के ट्रांसपोज जो है वो माइनस है। जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए। जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। अभी मैंने कह रहा कि ये सब स्पेस है, आई हैव टू चेक कौन सा है कौन सा नहीं है। ए आई जे 0 हो गया फॉर ऑल आई, जो एन के डिवाइजर हो। ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ए आई जे मतलब AI1 AI2 AI3 एंड सो ऑन, ये सब 0 हो गए, मतलब पूरी रो 0 हो गई। लेकिन कौन से AIJs के लिए ऐसा हो रहा है, जिनके लिए जो रो नंबर है, आई क्या स्टैंड करता है, रो नंबर। तो अगर रो नंबर एन को डिवाइड कर रहा है ना, जैसे जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो है ना, तो जोन से भी नंबर का रो है, अगर वो नंबर एन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो AIJ 0 है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया मान लो मेरा एन और एम, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इसी के लिए डिफाइंड हो, ठीक है, इसको आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि इसको आप तब भी डिफाइन कर सकते हो जब आपके रो और कॉलम सेम हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, सारे के लिए रो और कॉलम का सेम होना जरूरी नहीं है। इसको मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा, फिर अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। अभी क्योंकि हम वो वाला मान के चले हैं कि भाई रो और कॉलम का नंबर सेम है, तो वैसे एग्जांपल कोई बना देते हैं। तो वो ए बिलोंग्स टू वी लीजिए जिसके लिए डायगोनल ऑफ ए 0 हो। डायगोनल ए का 0 होने का मतलब सारी डायगोनल एंट्री 0, वो बिलोंग्स टू वी लीजिए जिनके लिए ट्रेस ए का 0 हो। ट्रेस ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। वो ए बिलोंग्स टू बी लो जिनके लिए, अब डायगोनल का हो गया, ट्रेस हो गया, क्या बचा कोई, मतलब यूजुअल वाला छूट ना रहो, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए, कोई यूजुअल सा ना छूट रहा हो। छूटेगा तो जब कहीं काम आएगा आ तो जाएगा ही, लेकिन अगर कोई छूट रहा है तो स्क्वायर में बहुत सारे आप सब स्पेसेस बना सकते हो। तो लगभग सारे हो गए हैं, चलो छोड़ो, सारे हो गए मतलब ये नहीं कि इतने ही बनेंगे सब स्पेस, लेकिन हाँ जितने एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, है ना, वो लगभग मैंने सारे बना दिए आपके लिए। अब आप ये भी बना सकते हो, चलो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन डाल देता हूँ, ठीक है ना। आप ये बना सकते हो 12, मतलब अब यहाँ पे m नीड नॉट बी
इक्वल टू n, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तब मैं बना रहा हूँ, आप डिफाइन कर सकते हैं x12, इसमें आप वो a बिलोंग्स टू b लीजिए जिनके लिए a i j 0 हो जब i n को डिवाइड करे फॉर एवरी j रनिंग फ्रॉम 1 to अप टू n। मतलब वो पूरी रो जीरो है, जैसे फर्स्ट रो हमेशा जीरो है, क्योंकि फर्स्ट हमेशा n को, मतलब 1 हमेशा n को डिवाइड करेगा, n कुछ भी हो, फर्स्ट रो हमेशा जीरो है। फिर अगर n 4 है तो सेकंड रो भी जीरो है, फोर्थ रो भी जीरो है। अगर n 6 है तो सेकंड रो, थर्ड रो, सिक्स्थ रो ये जीरो है। तो वो सारी रो जीरो हैं जिनका सफिक्स जो है, जो रो नंबर जो है वो n को डिवाइड करता हो। इसी प्रकार से आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, a belongs to v such that aij equal to 0 when gcd of i and n is 1। ठीक है, ये भी डिफाइन कर सकते हो आप। और इसी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो वो a belongs to b जिनके लिए aij आपके जीरो हों जब j डिवाइड करें m को। या फिर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं x15 वो सारे a belongs to b जिनके लिए aij जीरो हों when, अच्छा फॉर ऑल आई ये जीरो हो जाए, रनिंग फ्रॉम 1 to अप टू n, ठीक है। और ए आई जे जीरो व्हेन जीसीडी ऑफ j एंड m इज 1 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 to अप टू n। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ऐसे तमाम सब स्पेस आने लगेंगे, बस आपको ये देखना है, कुछ एक ध्यान में रखने की, हाँ भाई ये तो सब स्पेस हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहां से वापस शुरू करते हैं, तो आपका जो ये पहला वाला है वो सब स्पेस है, क्योंकि इसमें वही मैट्रिसेस आएंगे, इनकी सारी एंट्री जीरो हो जाए। सारी एंट्रीज के मॉड का स्क्वायर का सम अगर जीरो आ रहा है तो मतलब सारी एंट्रीज जीरो है, तभी ये संभव है ना। तो इसमें केवल जीरो मैट्रिक्स आएगी, दिस विल कंटेन ओनली द जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जीरो 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 जीरो, जीरो मैट्रिक्स इज द ओनली एलिमेंट। सो दिस इज स्पेस। सम ऑफ ईच रो ऑफ ए इज जीरो। तो अगर दो मैट्रिक्स लोगे, दोनों का अगर सम ऑफ रो जीरो है, तो जब उनका सम करोगे ए प्लस बी, तो कैसे मिलता है ए प्लस बी, ए की रोज बी की रोज में जोड़ने पे करस्पॉन्डिंगली। अब जो जो ए की रोज, आप कह रहे हो कि ए की सारी रोज का सम जीरो है, बी की भी सारी रोज का सम जीरो है। अब ए प्लस बी की कोई भी रो जो है वो ए की रो प्लस बी की रो होगी, और ए की रोज भी सारी सम जीरो देती हैं, बी की रोज भी सारी सम जीरो देती हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी की भी सारी सम का रोज का सम जीरो होगा, ठीक है। जीरो वेक्टर डेफिनेटली इसमें है। और जब आप किसी मैट्रिक्स में जिसकी सारी रोज का सम जीरो है, उसमें किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी जब आप रोज का सम निकालोगे ना, तो अल्फा तो बाहर ही रहेगा और वो फिर भी जीरो आती रहेंगी सारी रोज का सम, है ना। तो ये एक सब स्पेस बनेगा। इसी प्रकार से ये भी एक सब स्पेस बनेगा, ठीक है। जो आपका ये है सम ऑफ ईच रो इज वन, ये सब स्पेस नहीं बनेगा, इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है ना। जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W4, क्योंकि जीरो जीरो वेक्टर मतलब जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ जीरो मैट्रिक्स का जो है हर रो जीरो है, तो हर रो जीरो है, तो सम ऑफ ईच रो वन कैसे आ जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स इसमें नहीं है, तो सब स्पेस नहीं है। जिसमें जीरो वेक्टर नहीं आता सब स्पेस नहीं है। इसी प्रकार से W5 भी नहीं है सब स्पेस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपका W6 है सब स्पेस, क्योंकि आप देखो जीरो का ट्रांसपोज जीरो आएगा, तो इसका मतलब जीरो W6 में है। दूसरा अगर आप देखो तो a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। और अगर आप a और b W6 से लोगे तो a ट्रांसपोज ऑलरेडी ये होगा, b ट्रांसपोज b होगा, है ना। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, व्हाट इज अल्फा ए का ट्रांसपोज। आपको पता है अल्फा ए का ट्रांसपोज अल्फा ए ट्रांसपोज होता है, और क्योंकि ए ट्रांसपोज ए मिलने वाला है, क्योंकि आप W6 में लोगे एलिमेंट, तो अल्फा ए का ट्रांसपोज अल्फा आ जाएगा, मतलब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो सब स्पेस होगा। इसी प्रकार से ये भी सब स्पेस होगा, ठीक है ना। और ये जो है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है। जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू हियर, क्योंकि जीरो का जो स्क्वायर है वो जीरो आएगा। W9 जो है वो भी सब स्पेस नहीं है, क्यों, क्योंकि दो मैट्रिसेस जिनका जो है डिटर्मिनेंट जीरो हो, जो नहीं उनके सम का डिटर्मिनेंट भी जीरो है। आप ले लो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0
0 1 और बी ले लो 0 0 2 2 या 2 3 कर लो। दोनों का डिटरमिनेंट 0 है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप a प्लस बी करोगे तो आपका आ जाएगा 1 1 2 3 और इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये भी सब स्पेस नहीं है। इसके लिए है एग्जांपल। डायगोनल सारी जीरोज हों, हाँ तो ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स इसमें है। दो मैट्रिसेस अगर लोगे जिनका डायगोनल 0 है तो उनका जब सम करोगे तो सम में डायगोनल की एंट्री सम होंगी दोनों की, है ना। तो जब दोनों का ही डायगोनल का सारा एंट्री 0 है तो जो सम वाला मैट्रिक्स आएगा उसका भी डायगोनल का सारा एंट्री 0 होगा। मतलब आपका जो 10th है वो भी सब स्पेस होगा। ऐसे ही किसी अल्फा से मल्टीप्लाई भी करोगे तो डायगोनल की सारी एंट्री सेम अल्फा से मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो जब डायगोनल देखोगे तब भी वो 0 रहेगा, है ना। मतलब बेसिकली क्या है, मैट्रिसेस ऐसी हैं 0 0 0, यहाँ कुछ भी है बट यहाँ सब 0 है। अब दो ऐसी मैट्रिसेस लोगे आप 0 0 0, यहाँ कुछ भी हो, जब इनको जोड़ोगे तो डायगोनल तो अभी भी सम 0 ही देगा आपको। और जब इसको किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इस 0 से मल्टीप्लाई होगा हर एक 0 जो डायगोनल पे है, लेकिन तब भी वो सारे डायगोनल की एंट्री 0 ही रहेंगी, है ना। तो ये एक सब स्पेस बना देगा। ठीक है, ये क्या है, W11 ट्रेस 0 हो जाए, हाँ ये भी सब स्पेस बना देगा। दो मैट्रिसेस का ट्रेस का सम जो है उनकी सम का ट्रेस जो है उनकी ट्रेस का सम होता है ना। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे भी ट्रेस भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये भी सब स्पेस बनेगा। इसी प्रकार से आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये भी सब स्पेस है, 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 ये सब के सब स्पेस है। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका जो वेक्टर स्पेस था, आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान है वो स्पेस ऑफ फंक्शंस था, है ना। तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। So let V be RR, मतलब set of all functions from R to R। देन हमको पता है कि कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में R के ऊपर एक सबस्पेस वेक्टर स्पेस बनाता है। अब इसकी कुछ सबस्पेसेस की बात करते हैं। मान लो W मैंने वो F लिए V के एलिमेंट सच दैट F of 2 is 0। मान लो मैंने W2 लिए वो V के एलिमेंट जिनके लिए F of 2 भी 0 है और F of 3 भी 0 है। मान लीजिए मैंने W3 लिए वो V के एलिमेंट जिनके लिए F इज इवन फंक्शन है। ठीक है। चौथा मान लो मैंने W6 लिया, W6 कहाँ से आ गया, W4 हुआ, जिनके लिए F इज ऑड। ठीक है। मान लो मैंने W5 लिए वो V के एलिमेंट so that F has local maximum on R। ठीक है। मान लो मैंने W6 लिया मतलब वो वही का एलिमेंट जिनके लिए F has local minimum on R। ठीक है ना। देन WII मान लो मैंने W7 जो है वो V के एलिमेंट लिए जिनके लिए F is continuous on R। W8 मैंने लिए वो V के एलिमेंट जिनके लिए F is bounded on R। मान लो W9 मैंने लिए वो V के एलिमेंट जिनके लिए F is periodic with fundamental period। finite fundamental period।
f is monotonic. इतना ही है फिलहाल। इनमें देखते हैं कौन सा सब स्पेस है कौन सा नहीं। Let's begin the first one. f2 जीरो है, मतलब वो सारे फंक्शन जिनकी 2 पे वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, वो सारे फंक्शन जो 2 पे जीरो वैल्यू दे रहे हैं, बाकी चाहे जहां जाए मुझे मतलब नहीं, बट 2 पे सब जीरो दे रहे हैं, उन सारे फंक्शंस का कलेक्शन है ये। तो देखो जीरो फंक्शन तो इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि जीरो तो हर जगह जीरो देता है, तो 2 पे भी जीरो देगा। अब अगर दो फंक्शन 2 पे वैल्यू जीरो दे रहे हैं, तो उनका सम फंक्शन का जो हमने डिफाइन किया था f प्लस जी एट एक्स क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो f प्लस जी एट टू क्या होगा, f2 प्लस जी टू, और f2 जी टू दोनों जीरो होंगे, तो f प्लस जी एट टू भी जीरो आएगा, तो मतलब सम भी आ गया। फिर अल्फा f एट टू क्या होगा, अल्फा टाइम्स f2, लेकिन f2 जीरो है, तो अल्फा f भी इसमें आ जाएगा, तो ये सब स्पेस बनेगा। आप ऐसे देख पाओगे ये भी सब स्पेस होगा, जो 2 पॉइंट पे जीरो हो रहे हो या किसी भी फाइनाइट नंबर पॉइंट पे जीरो हो रहे हैं, सब स्पेस होगा। अच्छा, इवन फंक्शन, सम ऑफ इवन फंक्शन इवन होता है, किसी अल्फा को, किसी अल्फा से किसी इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी इवन आता है ना, और जीरो भी इवन फंक्शन है। इसी प्रकार से जीरो ऑड फंक्शन भी है, जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड, है ना, और दो ऑड फंक्शन का सम ऑड आता है, और किसी स्केलर से किसी ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो अभी भी हमेशा ऑड ही रहेगा, तो ये भी आपका सब स्पेस है। व्हाट अबाउट फिफ्थ वन, कह रहा है कि आप वो फंक्शन लेने जिनका जीरो पे सॉरी हैज लोकल मैक्सिमम ऑन आर, हैज लोकल मैक्सिमम ऑन आर, मतलब आर के किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू मिनिमम है। तो जैसे मान लो मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ फंक्शन, सॉरी सपोज आई एम टेकिंग द फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका मिनिमम आएगा किस पॉइंट पे, जीरो पे। पहले बार जीरो वेक्टर है इसमें, हाँ, क्योंकि जीरो वेक्टर का मतलब जीरो फंक्शन का तो मिनिमम है हमेशा, जीरो आर पे जीरो है उसका मिनिमम। अगर मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर लूँ तो उसका मिनिमम है, बिल्कुल है, जीरो पे आएगा वन वैल्यू। लेकिन जब माइनस वन टाइम्स मैं उसी फंक्शन को लूंगा, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है एफ एक्स ले लीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, then definitely f belongs to W5 because it has minimum on R and the minimum is 1 in fact. But what is minus 1 into f at any x? That will be minus 1 minus x square. Now does this function have minimum? इसकी minimum value क्या होगी? इसकी minimum value क्या होगी? जीरो पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम नहीं है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती आपको। अब जितना x बढ़ाते जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। सो नाउ दिस डज नॉट हैव अ लोकल मिनिमम ऑन आर, तो इसका मतलब एक फंक्शन इसमें लिया उसका स्केलर मल्टीपल इसमें नहीं है, ऐसे ही लोकल अच्छा मैक्सिमम वाला था, कोई नहीं, तो आप क्या करो, ठीक है ये काउंटर इधर लगा दो, या ऐसा करो यही चेंज कर दो ना, इसको मिनिमम वाला बना दो, इसको मैक्सिमम वाला बना दो, तो इसको बना दो मिनिमम, इसको बना दो मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि इस फंक्शन का लोकल मिनिमम है आर पे, जीरो वाले पॉइंट जीरो पे, बट इसका जब माइनस वन टाइम्स एफ एक्स किया तो उसका लोकल मिनिमम नहीं मिल रहा, मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है ना। सेवेंथ वाला सिक्स्थ वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें आप क्या करो, इसको एफ एक्स ले लो, मतलब मैं कह रहा हूँ आप जी एक्स ले लो,
-1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो आप पता है कि इसका 0 पे जो है लोकल मिनिमम आने वाला है, सॉरी मैक्सिमम आने वाला है, 0 पे लोकल मैक्सिमम देने वाला है। ठीक है, लेकिन जब मैं माइनस जी एक्स करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका कोई लोकल मैक्सिमम नहीं मिल सकता आर पे, है ना, ये बढ़ता ही रहेगा, मतलब ये भी सब स्पेस नहीं है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस फंक्शंस, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस होता है तो दिस विल बी ए सबस्पेस। फिर बाउंडेड फंक्शंस का भी लीनियर कॉम्बिनेशन बाउंडेड ही रहता है तो ये भी एक सबस्पेस होगा। पीरियोडिक फंक्शंस जिनका फंडामेंटल पीरियड हो, तो अगर मैं एफ एक्स को ले लूँ कॉस स्क्वायर एक्स, फंडामेंटल पीरियड पाई, और जी एक्स ले लूँ साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई है, लेकिन अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स करूंगा तो आप देखो आएगा 1 और कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट फंक्शन है तो पीरियोडिक, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, मतलब स्मॉलेस्ट कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए कांस्टेंट फंक्शन उसका वो कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड बन रहा हो, ये हमने डिस्कस किया था। कांस्टेंट फंक्शन डज नॉट हैव अ फंडामेंटल पीरियड, तो इसका मतलब ये जो है नहीं है आपका क्या नाम है सब स्पेस। नेक्स्ट, मोनोटोनिक फंक्शन है, अगर दो मोनोटोनिक फंक्शंस का जो सम है क्या वो हमेशा मोनोटोनिक आएगा? सम ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शंस। अच्छा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहले इनका बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका हर मतलब स्केलर मल्टीपल भी इंक्रीजिंग ही रहेगा क्या? जैसे मान लो x आपका है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो इंक्रीजिंग है, लेकिन जब मैं -1 एफ एक्स करूंगा तो वो -x आ जाएगा और वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। इसी प्रकार से ये वाला भी सब स्पेस नहीं बनेगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन को -1 टाइम्स करोगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये नहीं है ना। मोनोटोनिक फंक्शन है, अब जीरो तो आ जाएगा भाई, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक की श्रेणी में आता है। ओनली प्रॉब्लम इज, अच्छा अगर मैं एफ मोनोटोनिक है और मैं अल्फा एफ करूंगा, तो अगर अल्फा मेरा पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग रहेगा, अगर मेरा अल्फा नेगेटिव है तो वो अगर इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, रहेगा मोनोटोनिक ही। अब दिक्कत ये है, बस इतना देखना है कि अगर दो फंक्शन मेरे मोनोटोनिक हैं तो जब मैं उनको जोड़ूंगा तो जो मेरा फंक्शन आएगा क्या अभी भी वो मोनोटोनिक ही रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो sum of two monotonic functions सपोज करो मैं एफ एक्स को लेता हूँ e टू द पावर एक्स, और मैं जी एक्स को लेता हूँ e टू द पावर माइनस एक्स। मोनोटोनिक है यहाँ पे, मतलब या तो पूरे आर पे डिक्रीजिंग है या तो पूरे आर पे इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं कि कहीं इंक्रीजिंग कहीं डिक्रीजिंग। अब मैं देखूँ तो ये इंक्रीजिंग है ऑब्वियसली और ये डिक्रीजिंग है, मतलब दोनों मोनोटोनिक है। व्हाट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब मैंने नाम इसका एच एक्स रख दिया, it will be e to the power x plus e to the power minus x. Now what can I say about h dash x? It will be e to the power x minus e to the power minus x. अब मैं अगर यहाँ से e to the power minus x कॉमन लेना चाहूँ तो यह रहेगा e to the power 2x minus 1। अब e to the power 2x minus 1 जो है क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है,
ये जो e टू द पावर 2x माइनस 1 है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। कैसे? मतलब हमेशा इंक्रीजिंग नहीं रहेगा ये। देखो e टू द पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा e टू द पावर 2x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होगा 2x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 0। लॉग ले लिया मैंने दोनों साइड में, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अगर तो x आपका बेसिकली e टू द पावर 2x माइनस 1 जो है, नहीं ये तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। x पॉजिटिव है तब तो ये इंक्रीजिंग है डेफिनेटली। लेकिन अगर x को मैं रख दूं -1, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब e की पावर -2 -1 ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, और e की पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब ये जो है ये साइन चेंज करता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा। तो इसका मतलब एच डैश जो है वो थ्रू आउट ना तो पॉजिटिव है ना तो एच डैश थ्रू आउट नेगेटिव है। मतलब ये जो आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स आया ये इंक्रीजिंग नहीं है ना तो डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। और इनफैक्ट अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो एक जाना पहचाना फंक्शन बन जाता है ये। मतलब मुझे फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि मुझे तो स्केलर मल्टीपल भी चाहिए होता है ना। तो अगर मैं 1/2 एफ एक्स प्लस 1/2 जी एक्स कर दूँ तो ये बन जाएगा, और ये जो है आपका ये वाला फंक्शन जो है ये वाला, इसको तो छोड़ो, ये होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है ना। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स, 0 पे वैल्यू 1 देता है ये, बाकी ऐसे रहता है। तो देखो ये पूरे आर पे इंक्रीजिंग भी, यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो इंक्रीज हो रहा है ना। तो वही यहाँ पे भी हाल है, देखो यहाँ से भी पता चल रहा है कि 0 के आगे ये इंक्रीज होगा और 0 के पीछे जब एक्स लेस देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव देगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मोनोटोनिक फंक्शन का सम जो है जरूरी नहीं कि मोनोटोनिक का है, ठीक है। तो इसलिए सेट ऑफ ऑल मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो नहीं बना पाएगा, क्या नाम है आपका, सब स्पेस, ठीक है। तो आपको फंक्शन वाला हो गया, मैट्रिक्स वाला हो गया, एन ट्रिपल वाला हो गया, नेक्स्ट आपका है पॉलिनोमियल वाला, ठीक है ना। लेट बी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑन आर, ठीक है। और मान लो मैं W1 डिफाइन करता हूँ, वो सारे पी एक्स पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू बी सच दैट पी एट एक्स इज इक्वल टू पी एट माइनस एक्स, मतलब वही इवन वाले। दूसरा तो ये बन जाएगा सब स्पेस, आप देखना। फिर मैं वो सारे पी एक्स लूँ वी के जिनके लिए पी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ पी एक्स, ये भी आपका सब स्पेस बन जाएगा। अगर मैं वो सारे पी एक्स बिलोंग्स टू वी लूँ जिनके लिए जो इस फॉर्म के हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मान लो मैं ले जिनके लिए पी एक्स जो है पी एक्स स्क्वायर के बराबर हो, पी एक्स और पी एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू दें, ये भी सब स्पेस आएगा, आप देख पाओगे। मान लो मैं वो W4 डिफाइन कर रहा हूँ जिनके लिए पी एक्स वो मुझे वी के लेने हैं, जिनके लिए पी एट एक्स इज इक्वल टू पी एट एक्स प्लस 1, आप देखोगे ये भी सब स्पेस होगा। अब मान लो मैं वो पी एक्स ले रहा हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन बिलोंग्स टू बी सच दैट
an equal to 0 for all an not equal to 0 and an is not equal to 0 and ai is 0 for every I greater than n. An is not equal to 0 and what? ai is equal to 0 for all I greater than n. Right? Union the zero vector. Union the जीरो वेक्टर. देखो क्या है कि जीरो वेक्टर मतलब जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ये तो मैं ले ही रहा हूँ सारे वो पॉलिनोमियल जिनका nth डिग्री टर्म के बाद सारे टर्म जो है जीरो हैं, वो तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन उनके अलावा भी मैं कौन से ले रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा वेक्टर भी ले रहा हूँ. कौन सा? ये वाला जीरो वेक्टर. 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर. ये मुझे एक्स्ट्रा क्यों लेना पड़ रहा है इसमें से? मतलब इनमें क्यों नहीं आ रहा? क्या इसमें आ रहा है? पहले देखने दो. हाँ आ तो रहा है इसमें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी तो सारे ही जीरो हैं, तो ऑब्वियसली n से बड़े हैं तब भी जीरो हैं, दिक्कत कोई नहीं है. ठीक है, तो ये जो W है, W5 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब स्पेस बनेगा यही सब स्पेस. इसको बोलते हैं सब स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n. तो इसमें वो सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनका nth डिग्री टर्म जो है, कोफिशिएंट जो है उसका वो नॉन जीरो है, और उसके आगे के सारे जीरो हैं. उसके पीछे के जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, बट इसका nth डिग्री कोफिशिएंट जो है वो ओके नहीं, अगर मैंने nth डिग्री कोफिशिएंट नॉन जीरो कह दिया तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमेशा केवल n डिग्री के पॉलिनोमियल आएंगे. नहीं, हाँ अगर ऐसा मैं कह रहा हूँ तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा. चलो बना ये देता हूँ, बट दिस विल नॉट बी ए सब स्पेस. क्यों नहीं होगा भाई? इट्स नॉट अ सब स्पेस, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ n को मैं ले लूँ मान लो 3, है ना, और अगर मैं px ले लूँ मुझे क्या चाहिए कि इस आगे के सारे जीरो होने चाहिए, लेकिन ए नॉन जीरो होना चाहिए. मान लो पी एक्स ले लेता हूँ 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, और मान लो मैं क्यू एक्स ले लेता हूँ 1 माइनस 2x प्लस माइनस 3x क्यूब. तो मैं दोनों को जोड़ूंगा ना, पी एक्स प्लस क्यू एक्स करूंगा, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स करते ही ये 3 और माइनस 3 जुड़ के जीरो हो जाएंगे. तो आ गया 2 माइनस 4x प्लस यहाँ 0x क्यूब आ गया. लेकिन आपने तो कहा था कि वही पॉलिनोमियल लोगे आप जिनके लिए ए एन नॉन जीरो हो और ए आई बाकी सारे जीरो जब आई एन से बड़ा हो, तो मतलब ये सब स्पेस नहीं बनेगा. तो इनफैक्ट ये था ही नहीं ना वो जो मैं बोल गया, क्या सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, ये नहीं है वो. सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n कैसे डिफाइन होगा फिर? इफ आई हैव टू डिफाइन सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, how am I going to define it? तो आई थिंक W6 था वो नंबर. आप वो सारे पॉलिनोमियल लीजिए, px belongs to b such that so that ps is of this form a naught plus a1x and so on, where ai is 0 for every I greater than n. बस ये चाहिए मुझे, मतलब कि nth डिग्री के बाद वाली सारी टर्म्स का कोफिशिएंट जीरो है. nth डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट जीरो है या नहीं मुझे नहीं पता. तो अब इसमें क्या आएंगे, इसमें पॉलिनोमियल्स आएंगे ऑफ डिग्री एट मोस्ट n. ठीक है ना, इसका एक स्पेशल नोटेशन है, आप देख पाओगे ये सब स्पेस होगा, एंड इट हैज स्पेशल नोटेशन. दिस इज डिनोटेड बाय pnr. pnr is what? This is W6, that means it is and it is, you can see, is
space of all polynomials of degree at most n with coefficients from the set of real number, फ्रॉम द फील्ड कहना चाहिए, है ना। सेट तो है ही, बट अब स्पेशल चीज पता है कि वही ऑफ फील्ड है। ओके, सो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट जिनका डिग्री एट मोस्ट n हो, वो हमेशा एक सब स्पेस बनाएगा। देखो गड़बड़ वही हो रही थी ना कि अगर मैं 2 n डिग्री के पॉलिनोमियल लूं तो जरूरी नहीं कि जो उनका सम है वो फिर से 1 n डिग्री का पॉलिनोमियल आए। लेकिन अगर मैं एटमोस्ट वाला वर्ड लगा दे रहा हूँ तो ऐसा अब संभव नहीं है कि 2 n डिग्री के पॉलिनोमियल लो आप तो उनका जो है सम n+1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये जो है हमेशा सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब स्पेसेस ऑफ क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स वगैरह। और भी बहुत सारे हम एग्जांपल देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। जो आपका लास्ट था वो था स्पेस ऑफ क्या नाम है, सीक्वेंसेस आर इन्फिनिटी मान लो। तो आर इन्फिनिटी में सारी सीक्वेंसेस आती हैं an such that an belongs to r for every n belongs to r नेचुरल नंबर। मान लो मैं इसमें W1 डिफाइन करता हूँ, वो सारी सीक्वेंसेस आर इन्फिनिटी की such that an is constant। दूसरा वो सारे an belongs to r infinity, an is eventually constant। eventually constant मतलब कुछ टर्म के बाद की सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट है। ये भी सब स्पेस बनाएगा, ये भी सब स्पेस बनाएगा। वो हर इन्फिनिटी के एलिमेंट लो जिनके लिए लिमिट an जो है वो कोई l आ जाए, फॉर सम l बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नहीं बनाएगा क्योंकि जीरो सीक्वेंस, ठीक है, जीरो सीक्वेंस तो आ गया। ये भी बनाएगा क्या? हाँ बनाएगा, ये भी बनाएगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का जो सम है वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आता है। इनफैक्ट कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस आता है, ठीक है ना। तो ये भी सब स्पेस बनाएगा। बेसिकली W3 इज कलेक्शन ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। W4 आप बनाइए वो सारे सीक्वेंसेस an बिलोंग्स टू r इन्फिनिटी के जिनके लिए लिमिट an जो है वो आए लेकिन वो नॉन जीरो आए। तो आपको पता है कि ये जो है नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर नहीं आएगा ना, जीरो सीक्वेंस नहीं आएगा इसमें, तो ये सब स्पेस नहीं होगा। वो सीक्वेंसेस बनाइए so that an is monotonic। ठीक है, W6 बनाइए so that an is increasing। 7 बनाइए n is decreasing। तो पता है ये तो कंफर्म नहीं होंगे क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिक्रीजिंग बन जाएगी, डिक्रीजिंग को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंक्रीजिंग बन जाएगी, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कलेक्शन तो नहीं बनाएगा। व्हाट अबाउट द मोनोटोनिक? क्या दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस का सम जो है हमेशा मोनोटोनिक ही आएगा? बताइए। क्या दो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस का सम हमेशा मोनोटोनिक आएगा? नहीं आएगा। एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सम ऑफ टू मोनोटोनिक सीक्वेंसेस नीड नॉट बी मोनोटोनिक। जैसे मान लो मैं an ले लूँ, सपोज करो 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और मान लो मैं bn ले लेता हूँ ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा।
कुछ ऐसा करना चाहिए हमको कि जो पहली टर्म्स है ना उन्हीं में एक आध दो टर्म में ही गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। ओके ये बनाते हैं ए एन इज इक्वल टू 0 1 1 2 2 3 3 ऐसे है ना, 4 4 एंड सो ऑन। और बी एन बना दीजिए 0 0 -1 -1 then -2 then -3 एंड सो ऑन। अगर मैं ए एन प्लस बी एन करूँगा तो क्या आएगा, 0 ये वाला 1 ये वाला 0 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला 0 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला 0 फिर 1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। एंड इज नॉट मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बट ये मोनोटोनिक ही नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली दो इंक्रीजिंग लेते तो फिर शायद इंक्रीजिंग ही बनता रहता हमेशा, डिक्रीजिंग लेते तो डिक्रीजिंग ही बनता, नहीं ये भी नहीं है, सम, हाँ सम बनता, ठीक है। लेकिन इसके लिए मल्टीपल की वजह से ये W6 W7 नहीं बने और W5 नहीं बना क्योंकि हमने भी एग्जांपल बना दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ एक सब स्पेसेस थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में सब स्पेसेस की थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।